नमस्कार एवं जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित प्रश्न पे, जो कि मैंने लिया है आपके टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के एग्जाम में जो आए हुए हैं। बीपीएससी का जो अभी शिक्षक भर्ती परीक्षा चल रहा है उससे, उसमें भी पार्ट 2 में जो जनरल स्टडीज वाला सेक्शन का जो 40 मार्क्स का है, उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, खास करके इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड, उन सारे प्रश्नों को हमने यहाँ पे डिस्कस करने का सोचा है। आशा है कि अन्य वीडियो की तरह भी आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो अंत तक बने रहिएगा और हम लोग एक-एक करके सारे मॉडर्न हिस्ट्री के भी क्वेश्चन लेंगे और फोकस रखेंगे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट का रहे, और टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में जो पूछा गया है, और बीपीएससी में जो कुछ क्वेश्चन इस रिलेटेड होंगे, उनको भी हम लोग यहाँ पे सम्मिलित कर लेंगे। तो चलिए करते हैं प्रारंभ। जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो है कि बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? और ऑप्शंस है ए इलाहाबाद संधि, बी सुगोली संधि, सी बेसिन संधि और डी है सालबाई संधि, जो कि आप देख सकते हैं कि आपके बीपीएससी प्री 2023 में हाल ही में मतलब पूछा गया है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा इलाहाबाद संधि। आइए इसको हम देखते हैं विस्तृत रूप में। तो कहा गया है कि बक्सर की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ इलाहाबाद की संधि 1965 में की। ठीक है, ईस्वी भी आपको पता होना चाहिए, हो सकता है कि वो ईस्वी पूछ दे। जिसके अंतर्गत मुगल सम्राट ने बंगाल को अंग्रेज को दे दिया। क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया। याद रखिएगा, क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया। मुगल सम्राट ने 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? और हमारे पास ऑप्शंस हैं 1635 ईस्वी में, 1632 ईस्वी में, 1643 ईस्वी में और 1648 ईस्वी में। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? हमें पता है इसका राइट आंसर होगा 1632 ईस्वी में। आइए इस पर थोड़ा और प्रकाश डालते हैं कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1632 ईस्वी में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया, जो अब पटना कलेक्ट्रेट के रूप में जाना जाता है। हम देख सकते हैं जो पटना कलेक्ट्रेट के रूप में जाना जाता है। पुर्तगाली बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय थे। यानी पहले यूरोपीय कौन थे जो बिहार में प्रवेश किया? तो वो पुर्तगाली थे। पुर्तगाली मुख्य रूप से मसाले और कपड़ों का व्यापार करते थे। ठीक है, आइए अगला है कि इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? और यह आपके बीपीएससी तैयारी 2.0 में पूछा गया है। ठीक है, और ऑप्शंस थे आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, स्वामी विवेकानंद, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। वो आपसे पूछ रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम इंडियंस अनऑफिशियल एम्बेसडर टू इंग्लैंड? तो हमें पता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। आइए थोड़ा सा इनके बारे में जान भी लेते हैं। इंग्लैंड में भारत का अनाधिकारिक दूत दादा भाई नौरोजी को मानते हैं। 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कर दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश जनता और सांसद को भारतीय विषयों से अवगत कराया तथा भारतीयों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार किए। इसलिए वे भारत के दूत कहे जाते थे। यहाँ पे एक बात ये भी जानना जरूरी है कि ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, इन्हें सम्मानपूर्वक भारत का वयोवृद्ध यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इस कंक्लूजन से हमें दो बात और पता चलती है कि ईस्ट इंडियन एसोसिएशन का जो स्थापना है वो 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। इन्हीं को अनाधिकारिक दूत भी माना जाता है।
इन्हीं को भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी के नाम से भी इन्हीं को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था कि, और ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन ए, बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। ऑप्शन बी, बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के जंगल छोड़ने की अनुमति नहीं थी। ऑप्शन सी, बागान श्रमिकों को शादी करने की अनुमति नहीं थी। और ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक। और ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी आपका बीपीएससी तैयारी 3.0 में पूछा गया था 6 to 8 एग्जाम में। हालांकि यह पेपर लीक के कारण जो है कैंसिल हो गया था ये एग्जाम, उसमें आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है ऑप्शन ए, बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। आइए इसको विस्तृत में जानते हैं। ऑप्शन ए जो हमारा राइट आंसर हुआ, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में श्रमिकों के आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1859 का अंतर्देशीय अधिनियम पारित किया था। ठीक है, 1959 में 1859 में एक अंतर्देशीय अधिनियम पारित किया गया था। इसके तहत चाय बागान के श्रमिकों को अपने अधिकारियों की अनुमति के बिना बागान छोड़ने पर रोक लगा दी गई थी, जबकि श्रमिकों को जंगल छोड़ने एवं शादी के संदर्भ से कोई भी प्रावधान इस अधिनियम में नहीं था। ठीक है, इस अधिनियम के तहत आप जो है बिना अनुमति के चाय बागान को छोड़ नहीं सकते थे। और ये कब आया था? 1859 के अंतर्देशीय अधिनियम के पारित होने के बाद। ठीक है, आइए हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? अभी जस्ट हमने पढ़ा है, अगर आप ध्यान से पढ़े वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा। और ऑप्शन है हमारे पास, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, उपयुक्त में से एक से अधिक, और उपयुक्त में से कोई नहीं। हमें पता है दादा भाई नौरोजी को हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 1887 में इन्होंने इंग्लैंड में भारतीय सुधार अधिनियम की स्थापना की। ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे। ये आपसे पूछा जा सकता है कि वो ब्रिटिश के कौन से हाउस के चुनाव लड़ने वाले थे? तो हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिलिसबरी से 1892 ईस्वी में चुनाव जीता। हो सकता है कि अगली बार वो आपसे इनके पार्टी के बारे में भी पूछते हैं कि वो किस पार्टी के उम्मीदवार थे, तो लिबरल पार्टी के। ठीक है, तो कब चुनाव जीते थे? 1892 ईस्वी में। दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। तो याद रखिएगा, ये पुस्तक जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही लिखा गया है। तो आइए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? और उसके ऑप्शंस हैं, ए, रेलवे के मार्गों पर तख्तों यानी स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना, नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफी का वृक्षारोपण करना, विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है,
ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में निर्वनीकरण का मुख्य कारण विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना था। साथ ही रेलवे का विकास, चाय विज्ञान का विकास भी इनके अन्य कारण थे, जिसके कारण वनों की कटाई की गई। यानी कि वनों की जो कटाई की गई थी, उसका मुख्य कारण जो था रेलवे का विकास, चाय के बागान का विकास भी इनके कारण थे यहाँ पे। इस कारण इसका राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हुआ। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया? इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िएगा। 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया? और ऑप्शंस हैं आपके पास, नाइब यानी कि उप, बी पेशवा, सी वजीर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। थोड़ा सा इसको समय लेके आप बताइए उन्होंने अपने आप को क्या घोषित किया था। और अगर आप ऑप्शन ए नाइब मारते हैं तो ये आपका राइट आंसर होता है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। बहुत सारे कन्फ्यूजन होगा यहाँ पे पेशवा से, तो आइए इसको मैंने आपको इस हाईलाइट भी करते हैं, मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था उन्होंने। ठीक है, तो याद रखिए कि 4 जुलाई 1857 को जब कानपुर से अंग्रेजों ने प्रस्थान किया तो नाना साहब ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की तथा पेशवा की उपाधि धारण की। तो ये खुद वो अपने लिए उपाधि धारण किया था। ठीक है, इस दौरान उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह स्वीकार करते हुए स्वयं को उनका नायब घोषित किया। ठीक है, पेशवा तो उपाधि धारण किए ही थे, लेकिन मुगल सम्राट का क्या घोषित किया उन्होंने अपने आप को। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बारीक मतलब डीपली उन्होंने पूछा कि मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था। खुद को वो पेशवा घोषित किए थे, लेकिन मुगल सम्राट का वो नायब घोषित किए थे। ठीक है, तो मैं फिर कहता हूँ बार बार आपको कि प्रश्न को पढ़िए, उसको समझिए और यह जानने की कोशिश कीजिए कि वह प्रश्न क्या कह रहा है। और जब तक आप 100% सेटिस्फाई नहीं हो जाते हैं कि वो प्रश्न जो कह रहा है आपको समझे या नहीं, तब तक जो है आंसर करने की जल्दबाजी नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? और ऑप्शंस थे 1 नवंबर 1857, 27 मार्च 1858, 1 नवंबर 1858, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये प्रश्न भी आपके बीपीएससी टीआरई 2.0 के एग्जाम में आया हुआ है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की घोषणा को पढ़ा। उस घोषणा में भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। ठीक है, भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। भारत सचिव के पद का प्रावधान किया गया तथा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्य इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा, 7 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा नियुक्त किया गया था। जिसमें तो कितने सदस्य थे? 15 सदस्य थे। और क्या प्रावधान किया गया? भारत के सचिव के पद का प्रावधान किया गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की? और उसका ऑप्शन है अफगान, ईरानी, मुगल, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में किसने सहायता किया? तो राइट आंसर होगा इसका अफगान। ठीक है, अफगान जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में अफगानों ने सहायता की। 1857 क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई ने फिरंगियों से लोहा लेने के लिए बंदा नवाब अली बहादुर, याद रखिएगा इनका नाम, बंदा नवाब अली बहादुर द्वितीय को, जिन्हें वे अपना भाई मानती थी,
वो पत्र के साथ राखी भेजकर उसकी लाज रखने को कहा था। बंदा नवाब 10,000 सैनिकों के साथ झांसी लड़ने पहुंच गए थे। ठीक है, बंदा नवाब जो है 10,000 सैनिकों के साथ रानी लक्ष्मीबाई का सहायता देने के लिए ग्वालियर आ गए थे। तो वो कौन थे? अफगान थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विद्रोह 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम यानी कि फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप में वर्णित किया गया था? और ऑप्शंस हैं वीडी सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, आरसी मजूमदार, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1857 के विद्रोह को फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? हमें पता है, इन्हें कहा था वीडी सावरकर ने। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 1857 के विद्रोह को वीडी सावरकर के द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियंस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में लिखा है कि 1857 का भारतीय विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रण के लिए व्यापक प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। ठीक है, उनकी इस बुक को भी आपको याद रखना होगा कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में उन्होंने इसका जिक्र किया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? और ऑप्शंस है अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, समाज के सही वर्गों से समर्थन का अभाव था, और नीचे दिए कूट का प्रयोग। सही उत्तर चुनिए। तो बताइए, क्या केवल ए और फर्स्ट और सेकंड सही है, या केवल सेकंड और थर्ड सही है, कि उपयुक्त सभी सही है, या उपयुक्त में से कोई सही नहीं है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? पता है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी। 1857 के विद्रोह की विफलता के मुख्य कारण थे, पहला जो था वो था अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, दूसरा था विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं था, तीसरा था समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था, साधनों का अभाव था, क्रांतियों का देशव्यापी प्रसार न होना, आपसी फूट। ये कुछ ऐसे कारण थे जो इनके मुख्य विफलता के मुख्य कारण थे, जो 1857 विद्रोह की विफलता का कारण बना। और भी बहुत सारे कारण हैं, तो ये कुछ उनमें से एक है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी यानी कि जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? ये कथन झांसी की रानी के लिए किस सैन्य अधिकारी या जनरल ने कहा था? ऑप्शंस है ए यूरोज, बी कैंपबेल, सी हडसन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूरोज। ठीक है, सैन्य अधिकारी यूरोज ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। आप समझ सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई कितनी बहादुरी के साथ लड़ी थी 1857 की लड़ाई, कि एक अधिकारी को यह कहने पे विवश होना पड़ गया। याद हो कि 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया? तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 1856 में खानदेश की जनजातियों ने, ऑप्शन बी 1855-56 में बिहार के संथालियों ने, ऑप्शन सी 1850 में छोटा नागपुर की जनजातियों ने,
और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1855-56 में बिहार के संथालियों ने। ठीक है, 1855-56 में बिहार के संथाल आदिवासियों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू की गई नई कर नीति के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया, जिसके संथाल विद्रोह या संथाल हुल कहा जाता है। इस विद्रोह का नेतृत्व सिंधु, कानू, भैरव और चांद नामक 4 भाइयों ने किया, जिसमें सिंधु और कानू प्रमुख नेतृत्व करता थे। यह विद्रोह लगभग 1 वर्ष तक चला। याद रखिएगा, ये नाम आपको पता होना चाहिए। सिंधु और कानू जो है आपका संथाल आदिवासी विद्रोह का जो था मेन प्रमुख नेतृत्व करता थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट है हमारे पास, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 हुआ। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है, बताइए किसके नेतृत्व में हुआ। राजकुमार शुक्ल, एस.एन. सिन्हा, सहजानंद सरस्वती, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी तो जस्ट हमने पढ़ा ना कि 1855-56 में जो संथाल विद्रोह हुआ था वो क्या किसके विरुद्ध साथ हुआ था नेतृत्व में, सिंधु और कान्हू के नेतृत्व में। लेकिन यहाँ पे तो उनका नाम है ही नहीं, इसलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बंकिम चंद्र चटर्जी उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। ऑप्शन हैं सन्यासी, पागलपंथी, नील, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमें पता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास जो आनंद मठ है उसमें हमारे पास सन्यासी विद्रोह का जो है उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। यह बांग्ला भाषा के उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ है। इसका प्रकाशन का तिथि भी आपको मालूम होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। बताइए, सन्यासी का, संथाल का, नील का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी हम लोगों ने पढ़ा है किसका है, सन्यासी का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ जो है प्रकाशित किया गया था, कब प्रकाशित किया था। अगर आप ध्यान से अभी तक देखे हुए होंगे वीडियो को तो आपको पता चल गया होगा। बताइए, 1881 में, 1882 में, या 1880 में, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी जस्ट हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था 1882 में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई। आपको कुछ आंदोलन दिए गए हैं विद्रोही, जैसे संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा का विद्रोह, ताना भगत आंदोलन, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुई। यानी कि यह आपसे इनडायरेक्ट रूप में यह पूछ रहा है कि आपको विद्रोह जो घटनाएं हुई है साथ ही साथ उसका जो है आपको ईस्वी भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो बताइए सबसे पहले कौन सा हुआ। सबसे पहले जो हुआ है यहाँ पे वो है आपका संथाल विद्रोह। ठीक है, ऑप्शन ए। उपयुक्त विकल्पों में सबसे पहले घटने वाली घटना संथाल विद्रोह 30 जून 1855 था। ठीक है, संथाल विद्रोह के नेता सिंधु और कान्हू थे। उसके बाद जो हुआ था बिरसा मुंडा का विद्रोह, जो 1895 से 1900 ईस्वी तक चला। और यह विद्रोह जो छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था झारखंड के, और इसे मुंडा उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। यानी कि मुंडा, बिरसा मुंडा, जिन्हें भगवान बिरसा मुंडा के नाम से भी जानते हैं, वही इनके जो है नेता थे। ताना भगत आंदोलन जो है 1914 से 20 ईस्वी तक चला। यह भी झारखंड के छोटा नागपुर में हुआ था। इसके नेता जो जतरा उरांव थे। यह पता होना चाहिए आपको कि इनके नेता कौन थे। चलिए आइए हमारे पास जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ताना भगत आंदोलन संबंधित है दलित आंदोलन से,
आदिवासी आंदोलन से, किसान आंदोलन से, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए, ताना भगत आंदोलन आंदोलन किससे संबंधित था? ठीक है, ये जो था संबंधित था ये आदिवासी से। ठीक है, तो ये हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आदिवासी आंदोलन से। ताना भगत आंदोलन आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। यह आंदोलन 1914 से 1919 तक चला। यह बिहार, वर्तमान में जो अब है झारखंड राज्य के छोटा नागपुर पठार में जत्रा भगत और तुसिया भगत द्वारा किया गया था। आपको ये दोनों नाम पता होना चाहिए। हो सकता है कि अगली बार वो जत्रा भगत ना दे के तुसिया भगत दे, तो आपको वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं करना है। इसे उरांव ताना भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? यानी कि आप अगर लंबी दाढ़ी रखते हैं तो उस पर कर लगता था। तो ये कौन सा विद्रोह था? फैरेजी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, वहाबी आंदोलन, उपयुक्त में से एक से अधिक, और उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी आपके बीपीएससी स्कूल टीचर पेपर 2 में पूछा गया है 2023 में। तो बताइए कौन कौन सा आंदोलन था वो? वो आंदोलन था आपका वहाबी आंदोलन। ठीक है, आइए, वहाबी आंदोलन विद्रोह लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। यह आंदोलन वर्ष 1831 में हुआ था। इससे संबंधित नेता सैयद अहमद थे, यानी कि सैयद अहमद जो है इनके प्रमुख नेता थे। और यह आंदोलन जो 1831 में आपका हुआ था। और यह आंदोलन क्यों हुआ था? क्योंकि आप दाढ़ी को आप लंबा नहीं रख सकते, अगर आप रखते थे तो फिर आपको कर देना पड़ता था। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? और ऑप्शन है आपके, हेनरी विवियन डेरोजियो, ऑप्शन बी है डेविड हेयर, ऑप्शन सी है जोनाथन डंकन, और ऑप्शन डी है मोर मोर देन वन ऑफ द अबव, और ऑप्शन ई है नन ऑफ द। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है डेविड हेयर ने। ठीक है, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राम राम मोहन राय एवं डेविड हेयर ने की थी। ठीक है, उन्होंने देखिए राम मोहन राय को नहीं दिया क्योंकि ये तो फेमस थे ही इनका नाम। उन्होंने इस अंग्रेज का नाम दिया कि डेविड हेयर जो थे, जो कम मतलब प्रचलित था, जबकि यही ज़्यादा मतलब उनका था, लेकिन तो उनका नाम उन्होंने रखा सिर्फ ताकि आपको कंफ्यूज किया जाए। हिंदू कॉलेज वर्तमान में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मतलब अंग्रेज काल था तो तभी हिंदू कॉलेज था, अब जो है वो प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। वाह, चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कि 1863 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन थे? और आपके पास ऑप्शन है देवेंद्र नाथ ठाकुर, सत्येंद्र नाथ ठाकुर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उपयुक्त में से एक से अधिक, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन थे वो व्यक्ति जिन्होंने 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय थे बने थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये है ऑप्शन बी, सत्येंद्र नाथ ठाकुर। 1863 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। सत्येंद्र नाथ ने 1865 में अहमदाबाद के सहायक मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के पद पर काम शुरू किया। वे सिविल सर्विस में लगभग 30 साल तक रहे। और कब इन्होंने शुरू किया था? 1865 में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वुड के 1854 के पेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ऑप्शन है, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजों की सिफारिश की। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक
प्रशिक्षण पर जोर दिया। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? और ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। बताइए क्या होगा? कौन सा जो है कथन जो है सही है? तो ये दोनों कथन जो हैं ये सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? ठीक है, यानी ये आपसे पूछ रहे हैं कि समाचार पत्र जो था वंदे मातरम, उनके संपादक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इस समाचार पत्र के संपादक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरविंद घोष। वंदे मातरम देखिए आपको बंकिम चंद्र चटर्जी पे नहीं जाना है, वंदे मातरम ये समाचार पत्र के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, वंदे मातरम समाचार पत्र का संपादक श्री अरविंद घोष ने किया। 6 अगस्त 1906 को इस समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। याद रखिएगा कब हुआ था ये? 6 अगस्त 1906 को। ठीक है, यह अंग्रेजी भाषा में एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। और याद रखिएगा ये कौन सी भाषा में प्रकाशित होता था? तो अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, इस समाचार पत्र की स्थापना 1905 ईस्वी में विपिन चंद्र पाल ने की थी। यह भी याद रखने योग्य बात है कि इसकी स्थापना 1905 में हुआ था और जिसे किया था विपिन चंद्र पाल ने। ठीक है, इसे द न्यूज पेपर एक्ट 1908 के तहत बंद कर दिया गया। एक न्यूज पेपर एक्ट पारित हुआ था 1908 में, जिसके तहत इस समाचार पत्र को बंद करना पड़ गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रकाशित किया जाता था? और इसके ऑप्शंस हैं अमृत बाजार पत्रिका, पायनियर, स्टेट्समैन, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को, ठीक है, किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया जाता था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार अमृत बाजार पत्रिका के माध्यम से किया जाता था। इसका स्थापना शिशिर कुमार घोष, याद रखिएगा इसका स्थापना इनके द्वारा किया गया था। तो शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष के द्वारा की गई थी। ठीक है, यह एक बंगला साप्ताहिक पत्रिका था। तो ये एक साप्ताहिक पत्रिका था जो कि 1878 ईस्वी के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मुख्य लक्ष्य अमृत बाजार पत्रिका ही था। अच्छा, 1878 में जो एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था ताकि पत्रिकाओं को बंद कर रहा था, तो उसका जो मुख्य लक्ष्य था यही था अमृत बाजार पत्रिका, क्योंकि यह जो है क्या कर रहा था, गहन राष्ट्रवादी विचारधाराओं को समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित कर रहा था। ठीक है, हमारे पास जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित की गई थी? और इसके ऑप्शंस हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनके रचयिता कौन थे? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राम मनोहर लोहिया। ठीक है, साथ ही साथ आप यह भी याद रखिएगा कि गीता रहस्य के लेखक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे। प्रिजनरी डायरी 1975 के जो है लेखक हैं वो जयप्रकाश नारायण जी हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? विच पेपर वाज एडिटेड बाय अबुल कलाम आजाद? और वो ऑप्शंस हैं जमींदार, कॉमरेड, अल हिलाल, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन सी ऐसी पत्रिका थी जिसको अबुल कलाम आजाद के द्वारा संपादित किया गया था? तो हमें पता है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल हिलाल।
इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अल हिलाल हो जाएगा। तो साथ ही साथ अल हिलाल के साथ साथ अब यह भी याद रखिए कि कॉमरेड का जो है वह मोहम्मद अली जौहर कर रहे थे। जमींदार का मोहम्मद मौलाना जफर अली खान कर रहे थे और बंगाल गैजेट का गंगाधर भट्टाचार्य कर रहे थे। आपको पत्रिका और उसके संपादक कौन थे, कुछ प्रमुख लेखक, पुस्तक के लेखक कौन हैं, प्रमुख कथन कौन-कौन हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन होता है इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के में। ठीक है? आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास वो है कि राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? और ऑप्शंस है 1930 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में या 1940 ईस्वी में। तो बताइए ये कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1931 ईस्वी में। राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन 1931 ईस्वी में हुआ था। इसका प्रकाशन पटना से किया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसका प्रकाशन कहाँ से किया गया था? तो पटना से किया गया था। और ये कब प्रारंभ हुआ था? 1931 को। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? यहाँ पे नील दर्पण नाटक के बारे में पूछ रहा है। यह किसके द्वारा लिखा गया था जिसमें नील कृषकों की दशा को वर्णित या दर्शाया गया था? और ऑप्शंस है महात्मा गांधी, आचार्य कृपलानी, दीन बंधु मित्र, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये आपकी बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा जा चुका है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दीन बंधु। ठीक है, दीन बंधु इनके राइट ऑप्शन आ जाएंगे। तो नील दर्पण दीन बंधु मित्र की रचना है। प्रख्यात बांग्ला नाटककार दीनबंधु मित्र द्वारा रचित नील दर्पण वर्ष 1860 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जिसमें नील आंदोलन का विस्तृत वर्णन मिलता है। तो यह 1860 में प्रकाशित हुआ था नील दर्पण, जो कि दीन बंधु मित्र के द्वारा रचित किया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? और ऑप्शन है आपके पास श्रीमती सॉरी बीजी तिलक, राजेंद्र प्रसाद, पेंडेरन रेलमून, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है, जबकि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? ऑप्शन है यमुनाकार जी, राहुल संस्कृत्यान, सहजानंद सरस्वती, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए हुंकार से कौन संबंधित थे? हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी रहेगा। ऑप्शन डी क्यों रहेगा? क्योंकि राहुल संस्कृत संकृत्यान के साथ साथ यमुना काटजी भी और स्वामी सहजानंद सरस्वती भी इससे संबंधित थे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, हु एडिटेड द मैगजीन यंग इंडिया? यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? और इसके ऑप्शंस हैं एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? और इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके मैं ऑप्शन दिखा दिया क्या?
चलिए, तो पता चलेगा आपको कि ये महात्मा गांधी के द्वारा शपथ किया जाता था। ठीक है। अच्छा, एनी बेसेंट और मोतीलाल नेहरू का आप बताइएगा कमेंट करके। चलिए, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है और वो है पाकिस्तान फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा? और आपके ऑप्शंस हैं मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कि पाकिस्तान और पाकिस्तान फॉर और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? तो ये पुस्तक है, जो रचयिता है वो है हमारे डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। ठीक है। तो इनकी पुस्तक के लेखक अम्बेडकर जी हैं। बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखी पुस्तक 1947 में भारत की विभाजन से पहले की घटनाओं का व्यवहारिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। आपसे मेरा निवेदन भी है कि इस पुस्तक को एक बार आप जरूर पढ़िएगा। दिल्ली में उन्होंने बहुत ही डीप में इन सारी चीज़ों को बताया है। चलिए, अब आता है हमारे पास वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सी कथन सही है या है? और हमारे पास दिया हुआ है पहले में, इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था, या ऑप्शन मतलब सेकेंड स्टेटमेंट है इसे कैगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता है, और ऑप्शन स्टेटमेंट थर्ड है इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन वो आपसे सही पूछ रहा है। बताइए कौन सा कथन सही है। क्या केवल फर्स्ट और सेकंड सही है, या केवल सेकंड और थर्ड सही है, या केवल फर्स्ट सही है, या 1 2 3 यानी कि सारे सही कथन हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये सारे कथन जो हैं हमारे सही हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। यह भी आप याद रखिएगा, इसको किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो वो है लॉर्ड लिटन के द्वारा। इसमें इसे कैगिंग अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के अखबारों के बीच भेदभाव करता था। ठीक है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 ईस्वी में रद्द कर दिया। इस कानून का लक्ष्य स्थानीय प्रेस को नियंत्रित और विनियमित तथा गैर अंग्रेजी पत्रिकाओं को नियंत्रित करना था। ठीक है। तो ये जो तीनों कथन हैं ये सारे सही हैं। आइए, हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? और उसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए एम एन रॉय, ऑप्शन बी कालिंग किंकर दत्त, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसके लेखक कौन है बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के? तो हमें पता है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक काली किंकर दत्त हैं। इसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में केपी जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना द्वारा किया गया था। कुंवर सिंह जगदीशपुर के परमार राजपूतों के परिवार से थे, जो वर्तमान में बिहार के भोजपुर जिले का एक हिस्सा है। वीर कुंवर सिंह तथा इसके भाई अमर सिंह ने वर्ष 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित थे या थी? और ऑप्शंस है महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उपयुक्त में से एक से अधिक, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन है जो इनमें से जो न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित थे या थे? तो हमें पता है न्यू इंडिया पत्र से जो संबंधित थी वो है एनी बेसेंट। तो राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन बी। न्यू इंडिया समाचार पत्र एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र था, जिसकी स्थापना
होम रूल लीग एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित समाचार फैलने तथा संबंधित मुद्दों को उजागर करने के लिए किया गया था। जहाँ तथ्य है कि कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादन तथा वर्ष 1916 ईस्वी में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा ही की गई थी। याद रखिएगा, 1916 ईस्वी में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। और कॉमनवेल्थ पत्रिका जो है वो भी जो है एनी बेसेंट के ही द्वारा किया गया था। ऑल इंडिया होम रूल लीग, एक होम रूल लीग और था, उसका स्थापना कौन थे इसके, ये हमें बताइएगा। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिसेज इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी? और उसकी ऑप्शंस हैं धर्मपाल, तिलक, गांधी, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इस पुस्तक के रचयिता कौन थे? हमें पता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धर्मपाल। द ब्यूटीफुल ट्रीज इंडिजेंस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी पुस्तक को धर्मपाल ने लिखा है। धर्मपाल भारत के एक महान गांधीवादी विचारक, इतिहासकार और राजनीतिक दार्शनिक थे। धर्मपाल का जन्म 1922 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के कंधला में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रकाशित किया था? और ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ऑप्शन बी माय थॉट्स, ऑप्शन सी लेटर्स पर्सनेज, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या हो जाएगा? किस पुस्तक में उन्होंने अपना ये प्रस्तावित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द स्पिरिट ऑफ द लॉज। फ्रांस के दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित एक पुस्तक है। यह पुस्तक सरकार के सिद्धांत और संरचना पर एक विस्तृत ग्रंथ है। इस पुस्तक में मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की मध्य शक्तियों का विभाजन प्रस्तावित किया है। उपयुक्त अन्य पुस्तकें भी मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखी गई है। यानी कि ये पुस्तक जो है ये पुस्तक भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? और इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सैयद अली जहीर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जीवतराम भगवान दास कृपलानी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं ये आपकी बीपीएससी 1 और 2 में दोनों में पूछा है। तो बताइए इस पुस्तक के लेखक कौन थे? हमें पता है इस पुस्तक के लेखक थे हमारे कोई और नहीं, हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इनके द्वारा अन्य लिखी कुछ पुस्तकें जैसे बापू के कदमों में बापू और इंडिया डिवाइडेंट, ये पुस्तक से पूछा भी गया था हाल ही में। और एक है सत्याग्रह एट चंपारण, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित युगों में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सही नहीं है ये पूछ रहे हैं आपसे। और ऑप्शन है आपके पास, एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, यंग इंडिया महात्मा गांधी, इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
क्योंकि उससे सही सम्मिलित नहीं पूछ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक दुर्गा दास बसु हैं, ना कि दादा भाई नौरोजी। इंडियन एक्सपेक्टेड के संपादक बी एम मालाबारी ने 20 वर्षों तक किया था। तो ये भी जो है आपका गलत हो गया। यंग इंडिया का संपादन गांधी जी किए थे, ये सही था आपका। लेकिन आपसे पूछ रहा था सम्मिलित सही नहीं है, तो ये दोनों नहीं थे, तो एक से ज़्यादा सही था, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? और आपके पास क्या हुआ है, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ऑप्शन बी है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। ऑप्शन सी है, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। और ऑप्शन डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा कथन जो है सही है? बताइए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, द इंडियन स्ट्रगल के लेखक नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, तो ये इसीलिए गलत हो गया। इसमें सन 1920 से 1942 तक के इतिहास का उल्लेख किया गया है। ए बंच ऑफ ऑल्स लेटर्स का रचना जवाहरलाल नेहरू ने किया है, ना कि बंच ऑफ ऑल लेटर्स का रचना जवाहरलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू ने की। व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि प्रथम सत्याग्रही बाबा सत्याग्रही विनोबा भावे थे। ठीक है, तो प्रथम सत्याग्रही हमें पता चल गया विनोबा भावे थे, और दूसरे जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू थे, ना कि ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और नमस्कार। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट से और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं अक्सर ये कहना भूल जाता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और किस टॉपिक को मैं कवर करूँ वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आप किस तरीके की और वीडियो चाहते हैं, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है कि इस तरीके की और भी नई वीडियो को आपके पास ला पाऊँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और नमस्कार। थैंक यू।